हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से लास्ट क्लास में ड्रॉप किया था। एसिड्स पढ़ना आज हमें। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। सीधी सी बात, एसिड्स का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको हम एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में डालें तो वो क्या रिलीज करेंगे, H+ आयन रिलीज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका H2SO4। ठीक है, H2SO4 को जब आप किसी एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या रिलीज करेगा, H+ आयन। ठीक है, क्या रिलीज करेगा, H+ आयन, और बाकी क्या बचेगा, HSO4-। फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फिर ये दूसरा H+ रिलीज कर देगा और यहाँ क्या बचेगा, SO4-2। ठीक है, तो एसिड कौन होते हैं, जो H+ आयन रिलीज करते हैं। और बेस कौन होते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- रिलीज करें। ठीक है, जो OH- रिलीज करें उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस। बेस का एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH। जैसे इसे एक्वा सॉल्यूशन H2O में डालेंगे तो ये क्या करेगा, OH- को निकालेगा बाहर। ठीक है, Na+ अलग हो जाएगा और OH- आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, बेस कौन से होते हैं, जो OH- रिलीज करते हैं। एसिड कौन से होते हैं, जो H+ रिलीज करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होता है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और बेस कैसे हैं, बेस भी आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट। अब अगर एक बात सोची जाए कि एक एसिड और एक बेस इनकी रिएक्शन हो जाए, जैसे H2SO4 है, जैसे मान लीजिए एक एसिड ले लिया HCl और एक बेस ले लिया हमने NaOH। ठीक है, HCl भी एक एसिड है, क्यों, क्योंकि इसे एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये H+ दे देगा और इधर क्या बचेगा, Cl-। तो HCl और NaOH ये दोनों अगर हमने उठा लिए तो इनकी रिएक्शन में क्या बनेगा, HCl तो आपका H+ आयन देगा। ठीक है, HCl क्या देगा, आपका H+ आयन, और NaOH क्या देगा, OH-। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे, HCl जो आपका H+ दे और बेस जो आपका OH- दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो दे देगा H+ Cl-, और NaOH से बनेगा Na+ प्लस OH-। तो ये Na और Cl ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये H+ और OH- आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो H+ और OH- रिएक्ट करके तो बना लेंगे H2O, प्लस ये Na और Cl ये आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे NaCl। NaCl क्या है, ये है एक सॉल्ट है, और ये हमारा घर वाला डोमेस्टिक सॉल्ट है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, NaCl जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, एसिड और बेस ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये तो बात हो गई एसिड और बेस की रिलेटेड। अब इसके बाद कैसे पता चलता है कोई भी आइटम एसिड है या बेस, तो वो पता चलता है उसके पीएच स्केल से। एक पीएच स्केल आता है, उससे आप बता सकते हैं, उस स्केल को आप एसिड में या बेस में डालेंगे और वो रीडिंग से बता देगा कि ये एसिड है या बेस है। और एसिड और बेस में भी रैंकिंग होती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसा कभी भी पूछे किंग ऑफ एसिड्स H2SO4। ठीक है, कभी भी पूछे किंग ऑफ एसिड्स H2SO4, क्योंकि इसकी एसिडिटी बहुत हाई होती है। और जो सॉल्ट होंगे, सॉल्ट ना ही एसिड होंगे ना ही बेस होंगे, तो उनके लिए भी पीएच की कुछ वैल्यू आती है। तो देखते हैं, ये कुछ इस तरह से स्केलिंग रहती है। ठीक है, स्केलिंग में क्या होता है, जितनी वैल्यू कम रहेगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जितनी वैल्यू ज़्यादा रहेगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमने कैटेगराइज कर रखा है, हमने मान रखा है प्योर वाटर को हमने मान रखा है कि ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ना ही ये एसिड है ना ही ये बेस है। तो न्यूट्रल प्योर वाटर मान रखा है और प्योर वाटर पे पीएच स्केल की रीडिंग आती है 7। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। एसिड और बेस में अगर वो सवाल पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली पीएच स्केल पे ही पूछेगा। तो पीएच स्केल में याद रखिए रीडिंग कहाँ से कहाँ तक जाती है, 1 से 14, और 1 है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, 14 है तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। 7 प्योर वाटर की रीडिंग कितनी है, 7 है, तो ये 7 रीडिंग बताती कि ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो हमने क्या कहा, प्योर वाटर को हम न्यूट्रल मानते हैं और उस पर पीएच स्केल की रीडिंग देखी तो बिल्कुल मिडल में आती है 7। तो 7 से जितना आप वैल्यू कम करेंगे उतना आप एसिड की तरफ जाएंगे, जितना वैल्यू बढ़ा देंगे उतना आप बेस की तरफ जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं एक का पीएच है 2 और एक का पीएच है 9, तो कौन सा एसिड कौन सा बेस? पीएच 2 वाला आपका एसिड हो जाएगा, पीएच 9 वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पीएच लूं 10 और मैं पीएच लूं 11, तो बेस तो दोनों हो जाएंगे, बट बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? तो 11 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। जितना आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना आप स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जाएंगे, और जितना आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, घटती जाएगी, उतना आप स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाएंगे। pH इज इक्वल टू 1 है एक एसिड का, और एक एसिड का pH इज इक्वल टू 2, तो बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड आपका pH इज इक्वल टू 1 वाला है। तो pH से हम क्या मेजर कर रहे हैं? एसिडिटी या बेसिसिटी की वैल्यू। अब यहाँ से आपके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे गैस्ट्रिक एसिड का pH कितना होता है, लेमन जूस का pH कितना होता है, एप्पल जूस का pH, टोमेटो जूस, ब्लैक कॉफी। तो इससे आपको ये पता चल रहा है ये सब क्या है, ये सब एसिड्स हैं। और ये आपका एग हो गया, बेकिंग सोडा, हैंड सोप, अमोनिया सॉल्यूशन, ब्लीच और एल्कलाई सॉल्यूशन, ये सब क्या है? आपके बेस हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एसिड और बेस में मेन चीज़ आपको पीएच स्केल से पता करना आना चाहिए कि ये एसिड है या बेस है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर कह सकते हैं जनरली फाउंडिंग एसिड्स हैं, और ये कहाँ से पाए जाते हैं उनका सोर्स ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? ये जूस से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की चीज़ें एग्जाम में आती है। सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है, मैलिक एसिड का सोर्स क्या है, या फिर ऐसे पूछ लेगा एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड बहुत पूछता है। ऑक्सैलिक कहाँ मिलेगा आपको? टी में मिलेगा, कोकोआ मिलेगा, और कॉपर पेपर में मिलेगा। टोमेटो भी लिख लेंगे, टोमेटो में भी मिलता है। टोमेटो में और कहीं तो नहीं लिखा है, हाँ तो टोमेटो में मिलेगा। टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है आपको? ग्रेप्स में मिलता है। इसके बाद टैनिक एसिड टी में मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? लैक्टिक है, ऑक्सैलिक है, एसिटिक। विनीगर में मिलता है, ठीक है। एसिटिक कहाँ मिलता है? विनीगर में। इसमें विनीगर की स्पेलिंग गलत है, VINEGAR होगा, ठीक है। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? विनेगर में मिलता है। और सिट्रिक एसिड बहुत पूछेगा, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। कौन से इंपॉर्टेंट है? सिट्रिक याद रखना, एसिटिक याद रखना, ऑक्सैलिक याद रखना, लैक्टिक याद रखना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो नाम से समझ जाओगे, कैफी वर्ड दिख जाए तो समझ जाना कॉफ़ी के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और होता है जो इसमें मेंशन नहीं, वो आप अलग से लिख लीजिए। एक होता है आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलेगा? एंड में मिलेगा। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलेगा? फॉर्मिक एसिड आपको एंट में मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, इनके सोर्स याद रखिएगा। दोनों तरह से पूछ सकता है, तो सिट्रिक एसिड पूछ लेगा किसका सोर्स बताओ, या कह देगा लेमन में कौन सा एसिड मिलता है। तो दोनों तरह से सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एसिड वाली कहानी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसिड के बाद अब हम आ जाते हैं मैटर पे। मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो बिल्कुल प्योर मैटर होगा, कोई मिलावट नहीं, या फिर मिक्सचर होगा अगर उसमें किसी तरह की मिलावट है। यहाँ पर हम मैटर पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सेपरेशन, ठीक है। अगर हम केमिकल सेपरेशन की बात करें तो वो एटम, एलिमेंट, कंपाउंड बन जाएगा। बट यहाँ पर हम फिजिकली सेपरेबल की बात कर रहे हैं कि अगर उनको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं। अगर फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है तो वो मिक्सचर है, नहीं किया जा सकता तो वो प्योर सब्सटेंस है। जैसे आप मान लीजिए सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, पानी में नमक मिला दिया आपने, तो ये क्या है? ये एक मिक्सचर है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, प्लस इसको आप सेपरेट भी कर पाएंगे। आप क्या करें, पानी को इवेपोरेट कर दीजिए, बॉईल करिए, तो पानी सारा उड़ जाएगा, उसको बाद में कंडेंस भी कर सकते हैं, और नीचे नीचे क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा। तो आपने सॉल्ट को पानी से अलग कर दिया, तो ये सेपरेबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। प्योर सिस्टम, प्योर सब्सटेंस की बातें तो वही अपनी चली जाएगी। अगर आप उसे फिजिकली सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? प्योर सब्सटेंस। और अगर आप उसको केमिकली डिकम्पोज कर पा रहे हैं, यानी केमिकली तोड़ पा रहे हैं, तो वो क्या है? आपका कंपाउंड है, जैसे H2O, ठीक है। ये यहाँ पे जब इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन फिक्स होती है तो ये क्या बन जाते हैं? कंपाउंड। और अगर नहीं तोड़ पा रहे हैं उसे और ज़्यादा, तो वो एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, उसमें सिर्फ एक ही तरह के
एटम्स होते हैं। जैसे कार्बन एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ कार्बन के ही एटम्स पाए जाएंगे, तो इनको आप केमिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये कहानी अलग चली आती है, ये अपने मतलब की नहीं है, अभी हमारे मतलब की ये है मिक्सचर। मिक्सचर में अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर या उसका दूसरा नाम होता है सॉल्यूशन। और अगर वो मिक्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, देखिए सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन, ये बहुत डाउट रहता है लोगों को क्या होते हैं, तो इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिक्सचर समझ में आ गया कि अगर फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता मिक्सचर है। मिक्सचर दो तरीके के हैं, ठीक है। एक क्या है, होमोजीनियस, क्या है, एक है होमोजीनियस और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। सबसे पहली चीज, मिक्सचर कौन कितने टाइप के, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसी का दूसरा नाम क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर का ही दूसरा नाम सॉल्यूशन है। और हेट्रोजीनियस के दो पार्ट होते हैं हेट्रोजीनियस के दो पार्ट होते हैं, कॉलॉइड और सस्पेंशन, ठीक है। यहां से ये तो क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन होमोजीनियस का पार्ट है और कॉलॉइड सस्पेंशन हेट्रोजीनियस का पार्ट है। तो होमोजीनियस को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं और हेट्रोजीनियस के पार्ट क्या बन गया, कोलॉइड और सस्पेंशन। तो तीन तरीके के मिक्सचर हैं, एक है सॉल्यूशन, एक है कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन, या एक है सस्पेंशन, ठीक है। इसमें से सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस, और ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों आपका हेट्रोजीनियस। अब बार बार मैं कह रहा हूँ होमोजीनियस होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे अगर ऐसे ग्लास ऑफ वाटर लिया, इसमें पानी में मैंने सॉल्ट मिला दिया, तो अगर मैं पानी का कोई सा भी पोर्शन लूँ, ये वाला पोर्शन लूँ, ये वाला पोर्शन लूँ, ये वाला पोर्शन लूँ, ये वाला पोर्शन लूँ, इस पानी का मैं कोई भी पोर्शन लूँ तो नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स मुझे बराबर मिलेंगे। अगर इसमें 4 हैं तो इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे। यानी कहने का मतलब है जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वाटर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं इसका कोई सा भी हिस्सा उठा के देख लूँ, मुझे 4 सॉल्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर मैं सेम साइज का टुकड़ा ले रहा हूँ, अगर सेम साइज का पीस कहीं से भी उठा के देख लूँ तो नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स मुझे हर जगह से बराबर मिलेंगे। ये मतलब होता है होमोजीनियस का। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा, मान लीजिए कोई आपका मिक्सचर है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको 4-5 पार्टिकल मिल जाए, यहाँ बिल्कुल गायब मिले, यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे सिर्फ 2। यानी अगर वो बराबर से नहीं मिला है तो वो क्या कहेगा, हेट्रोजीनियस, और ढंग से मिला हुआ है तो वो क्या लाएगा, होमोजीनियस। तो दो तरीके के हो गए। अब इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस इनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। ये ट्रू सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन को कह रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन कह दीजिए, सॉल्यूशन कह दीजिए, या फिर होमोजीनियस कह दीजिए, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। और कोलॉइडल कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होते हैं, ये हमने देख लिया। अब ट्रू सॉल्यूशन तो चलो समझ में आता है, कोलॉइडल और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। कोलॉइडल तब कहते हैं जैसे जो पार्टिकल मिक्स करें, जैसे एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, जो छोटा अमाउंट होता है जो मिलाया जाए, और सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाए। जैसे कल अगर आपको बाथिंग पूल में डाल दिया जाए तो बाथिंग पूल इज सॉल्वेंट और आप क्या हो गए, सॉल्यूट। या फिर जैसे ले लीजिए, अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं या नमक में पानी मिलाते हैं, हम वाटर में सॉल्ट मिला रहे हैं ना कि सॉल्ट में वाटर मिला रहे हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, वाटर, और कम क्वांटिटी में क्या है, सॉल्ट। तो वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट और कम क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। यानी मिक्सचर क्या होता है, दो चीज़ों से मिलके बनता है। मिक्सचर दो चीज़ों से मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो ज़्यादा अमाउंट में मिले वो सॉल्वेंट, जो कम में मिले वो सॉल्यूट। फिर भी अगर आप भूल रहे हो कि ज़्यादा में कौन कम में कौन, तो याद रखिए सॉल्यूट में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 6 लेटर्स हैं। सॉल्वेंट में 1 2 3 4 5 6 7, सॉल्वेंट में 7 लेटर्स हैं। तो जिसमें ज़्यादा लेटर्स सॉल्वेंट में, वो ही उसको क्या, वो क्या होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में हो। तो जो ज़्यादा अमाउंट में उसमें लेटर्स भी ज़्यादा है, सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में उसमें लेटर्स भी कम है, सॉल्यूट। तो थोड़ा ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में है। तो यहाँ पर सॉल्यूट की बात हो रही है, यानी जो मिक्स कर रहे हैं किसी मिक्सचर में, जो चीज़ अमाउंट मिक्स हो रही है, तो जो साइज ऑफ पार्टिकल है, कोलॉइडल में साइज क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। अगर 1 नैनोमीटर से कम होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा तो वो कोलॉइडल है, और 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा का होगा तो वो क्या है, तो वो आपका सस्पेंशन है, ठीक है। एक तो साइज की बात हो गई। फिर नेचर हमने देख लिया, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, कोलॉइडल सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं।
फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है फिल्टर पेपर, एक होता है पार्चमेंट पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर से क्या होता है कि जैसे आपका फिल्टर पेपर, ये पार्चमेंट पेपर होते क्या हैं, ये होते हैं जैसे इनमें धागे होते हैं, जैसे अगर आपने छन्नी वगैरह कोई देखी हो, सीव्स, तो उसमें क्या होते हैं, ये इस तरह से ये धागे बने होंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या है, अगर पार्टिकल्स, जैसे मान लीजिए जैसे छन्नी वगैरह आपने कभी देखी हो चाय छानने वाली, तो आपने देखेंगे उसमें ये इस तरह से धागे बने होंगे, ठीक है। तो ये धागों की जो साइज है, अगर पार्टिकल इससे बड़ा होगा तो इससे पास नहीं कर पाएगा, बट इस फिल्टर पेपर की साइज से छोटा होगा तो पास कर जाएगा, ठीक है। तो इस फिल्टरेबिलिटी की बात करें तो पार्चमेंट पेपर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मेन फिल्टर पेपर से याद रखिए, फिल्टर पेपर से ये पास कर जाएगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन है वो पास कर जाएगा फिल्टर पेपर से, और पार्चमेंट पेपर से भी पास कर जाएगा। यानी पार्चमेंट पेपर जो होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिसाइज होता है कंपेयर टू फिल्टर पेपर, ठीक है। और जो कॉलोइडल है, कॉलोइडल आपके फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे बट पार्चमेंट से नहीं पास करेंगे। यानी अगर ये कोई फिल्टर पेपर है तो पार्चमेंट पेपर इससे भी ज़्यादा फाइन होगा, ठीक है। पार्चमेंट पेपर क्या है, इससे भी ज़्यादा फाइन होगा। तो जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है वो फिल्टर पेपर को भी पास कर जाएगा और पार्चमेंट पेपर को भी, क्यों, बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है, बहुत छोटा पार्टिकल है। कोलॉइडल थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा तो ये बट स्टिल इतना नहीं बढ़ेगा कि ये फिल्टर पेपर इसको रोक पाए, ठीक है। कोलॉइडल का साइज बढ़ गया बट इतना भी नहीं बढ़ा कि ये फिल्टर पेपर इसको रोक पाए, तो फिल्टर पेपर से तो पास कर गया बट पार्चमेंट पेपर में फंस जाएगा, क्योंकि पार्चमेंट पेपर और ज़्यादा फाइन है, तो पार्चमेंट पेपर में ये पार्टिकल फंस जाते हैं। और सस्पेंशन ये तो इतने बड़े होते हैं कि ना फिल्टर पेपर से पास होंगे ना पार्चमेंट पेपर से पास होंगे, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन दोनों से पास हो जाएगा, फिल्टर पार्चमेंट से। कोलॉइडल फिल्टर से पास हो जाएगा बट पार्चमेंट से पास नहीं हो पाएगा, और सस्पेंशन फिल्टर से भी पास नहीं हो रहा था, पार्चमेंट से भी पास नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गई फिल्टरेबिलिटी की बात। नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की सीधी बात करें तो टू सॉल्यूशंस के पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। और कोलॉइडल के पार्टिकल आप नेकेड आई से नहीं देख सकते बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं। एक होता है टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट का शायद इमेज हो, ये रहा, ये टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट में आपको क्या दिख रहा है, देखिए लाइट जो होती है, लाइट हमको विजिबल क्यों होती है, क्योंकि वो किसी पार्टिकल से टकराती फिर आपकी आईज में पहुंचती, ठीक है। लाइट का सीधा सा सिद्धांत है, अगर जैसे कोई बॉल रखी है, आपको ये बॉल देखनी है, आपके यहाँ बल्ब लगा है, ठीक है, बल्ब से लाइट निकली, ये लाइट इससे टकराएगी, फिर ये टकरा के कहाँ पहुँचेगी, ये पहुँचेगी आपकी आंखों में, तब जाके आपको ये बॉल दिख रही है। तो सेम यहाँ पर है, ये जब आप सॉल्यूशन से लाइट को पास करेंगे तो आपको कोई पार्टिकल्स दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना कि लाइट इनसे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाती है। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो ये पार्टिकल्स आपको दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। और ये पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं तो इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट। बट कोलॉइडल के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, यहाँ से आपको लाइट पास करती हुई दिखेगी, सस्पेंशन से पास करती हुई दिखेगी, सॉल्यूशन से नहीं दिखेगी। बस इसी इफेक्ट को, इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट। द टिंडाल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड और सस्पेंशन। तो टिंडाल इफेक्ट आप कह सकते हैं कि कहाँ लागू होता है, कोलॉइड में लग रहा है, सस्पेंशन में लग रहा है, सॉल्यूशन में नहीं लग रहा है। सॉल्यूशन में आपका लाइट नहीं पास हो रही है, नहीं स्कैटर हो रही है, कोलॉइड से हो रही है पास और सस्पेंशन से पास हो रही है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के पार्टिकल से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, बाकी इन दोनों से होगी, स्कैटर होगी, इसीलिए आपको दिखेगी, ठीक है। लाइट किस में दिखती है, कोलॉइड सस्पेंशन में, सॉल्यूशन में नहीं दिखती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोलॉइड का एग्जाम्पल जैसे मिल्क होता है और सस्पेंशन का जैसे आटा, फ्लोर ले लीजिए और वाटर ले लीजिए। जैसे पानी में हम लोग आटा मिलाते हैं ना, तो वो क्या है, एक सस्पेंशन है, वो आप देख सकते हैं ना, आटा आपको नेकेड आई से भी दिख रहा है मिक्स होने के बाद। चलिए, तो टिंडाल इफेक्ट क्या है, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन शो टिंडाल इफेक्ट। मे और मे नॉट पे नहीं चाहिए, आप मान के चलिए शो करेगा।
अब ये क्योंकि ये मे नॉट इसलिए लिखा है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि जैसे आपने वही आटे वाला एग्जाम्पल ले लिया तो उसमें कहाँ से टिंडाल इफेक्ट आ जाएगा, लाइट पास ही नहीं करेगी, इतना वो क्या कहते हैं रिजिड हो जाएगा। चलिए अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस में ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल आपका लाइट आर पार कर दें, ट्रांसलूसेंट जो थोड़ा सा लाइट को रोकें, और सस्पेंशन जो लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर दें। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था टिंडाल इफेक्ट दिखे ना दिखे, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे अगर कुछ रिजिड हो जाए, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाए, तो हो सकता है ये लाइट यहाँ से ब्लॉक ही हो जाए, यहाँ लाइट पहुँचे ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ये मे और मे नॉट शो, बट जब ज़रा सी भी जगह मिलेगी तो लाइट शो करेंगे। तो तीन चीज़ें होगी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ये इनकी अपीयरेंस हो गई। तो ये सारी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, इसको एक दो बार आप और देख लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलॉइडल एंड व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंशन। वैसे ये चीज़ कम पूछने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। जो कॉलॉइडल के टाइप्स होते हैं, एरोजोल, एरोजोल सॉलिड, फोम, इमल्शन, सोल, फोम, जेल, सॉलिड सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ कॉलॉइड है, और ये किससे मिलके बने, डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम। जैसे हम सॉल्वेंट बोलते थे ना, उसी तरह से डिस्पर्शन मीडियम होता है, और जैसे हम सॉल्यूट बोलते थे उसी तरह से एक डिस्पर्स फेज होता है। यानी गैस में क्या मिल रहा है, लिक्विड। गैस में अगर लिक्विड मिलता है तो वो क्या बनता है, एरोसॉल, और वो क्या कहलाएगा, फॉग क्लाउड। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, हाँ ये वाला फॉग का एग्जांपल। फॉग क्या है, एक एरोसॉल है, यानी क्या हो रहा है, गैस में आपका लिक्विड आके मिल रहा है। और एरोसॉल सॉलिड क्या है, जब गैस में आके आपका सॉलिड मिल जाए। ठीक है, गैस में लिक्विड मिल जाए तो वो क्लाउड बन जाएगा, उसी गैस में सॉलिड मिल जाए तो क्या बन जाएगा, स्मोक बन जाएगा। तो एरोसॉल और एरोसॉल सॉलिड। नेक्स्ट आपका जो शेविंग क्रीम होती है, शेविंग क्रीम में क्या होता है, शेविंग क्रीम में आपका फोम होता है। ठीक है, शेविंग क्रीम आपका फोम कहलाती है। फोम क्यों, क्योंकि आपने लिक्विड में गैस मिला दी, और लिक्विड में लिक्विड मिला दोगे आप, ठीक है, तो क्या बनेगा, इमल्शन बनेगा। और लिक्विड में सॉलिड मिला देंगे तो सोल बनेगा। जैसे लिक्विड में सॉलिड, जैसे मान लीजिए पानी में मिट्टी मिला दी, ठीक है, लिक्विड में सॉलिड लाइक पानी में मिट्टी बना दी, तो क्या बन गया, सोल। सॉइल से याद रखेंगे, सोल। ठीक है, मड बन गया, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहेंगे। और सॉलिड में अगर हम गैस मिला दें तो फोम कहलाएगा। फोम ये भी था, सॉलिड या लिक्विड दोनों में अगर हमने गैस मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा, फोम। फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस, ये इसके एग्जाम्पल है। और सॉलिड में अगर लिक्विड मिला दें तो जेल बन जाएगा। ठीक है, जैसे चीज़, बटर, जेली। सॉलिड में सॉलिड बना दें तो सॉलिड सोल बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड में अगर सॉलिड बना दें तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सोल बन जाएगा। जैसे मिल्की ग्लास, कलर्ड जैम स्टोन। तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिएगा, बाकी ये दो इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो बार आ गया, कोई बात नहीं। एक पॉलीमर होता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पॉलीमर क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल अब बार बार रिपीट करे, जैसे कार्बन मान लीजिए, ये is a compound of high molecular weight formed by the combination of large number of molecules of one or two types। जैसे कार्बन का कोई फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए CH3। ठीक है, ये कार्बन, ये एक मॉलिक्यूल है। CH3 क्या है, ये CH3 तो नहीं होगा कुछ, CH4, ये तो मीथेन हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए एक फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूल है, तो इसकी अगर मेरे को चेन मिल जाए, जैसे ये कार्बन 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 कार्बन, तो इसमें क्या लगेंगे, H H H। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो एक पूरी मेरे को एक मॉलिक्यूल ये था, इस मॉलिक्यूल की पूरी अगर मेरे को चेन मिल जाए जो n टाइम्स तक चलती जाए, तो वो चेन क्या होगी, पॉलीमर होगी। पॉलीमर क्या है, चेन ऑफ ए मॉलिक्यूल। चेन ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल की जो चेन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होते हैं, प्लास्टिक्स, फाइबर्स, पेंट्स, वार्निशेस, इसमें बहुत काम है। तो कुछ फाइबर्स और उनके मोनोमर्स याद रखेंगे। मोनोमर मतलब एक पॉलीमर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कहलाती है पॉलीमर। जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सबसे छोटी यूनिट है, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। तो अगर एक फाइबर होता है नाइलॉन 66, ठीक है, नाइलॉन 66, तो नाइलॉन 66, हाँ जी, तो एक आपका नाइलॉन 66 होता है, इसका मोनोमर क्या होता है, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। देखिए बहुत
मोनोमर मुझे नहीं लगता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस इनके यूज़ याद रख लीजिए। नाइलॉन 66 का यूज़ क्या है, ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, सिंथेटिक फाइबर्स, पैराशूट्स, ये सब बनाने में काम आता है। नाइलॉन 6 या पर्लोन का क्या काम आता है, प्लास्टिक टायर कॉर्ड्स, रोप्स, फाइबर्स, ये बनाने में काम आता है। टेरिलीन का काम क्या है, टायर कोड्स, सेफ्टी बेल्ट्स, टेंट्स, ठीक है, वॉश एंड वियर फैब्रिक्स। कैवलर का काम क्या है, बुलेट प्रूफ वेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। कैवलर का काम क्या है, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में काम आता है। लेक्सन का काम क्या है, बुलेट प्रूफ विंडोज बनाने में काम आएगा। सेफ्टी हेलमेट्स बनाने में काम आएगा। पॉलीयूरेथीन्स का काम क्या है, मैट्रिसेस बनाने में काम आएगा, कुशंस बनाने में काम आएगा। तो वन वर्ड याद रखिए। इसी तरह से एक और होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का बहुत बड़ा काम है, जो आपके नॉन स्टिकी पेन्स होते हैं ना, घरों में आपने देखा होगा नॉन स्टिकी पेन्स, वो नॉन स्टिकी पेन्स बनाने में क्या काम आता है, टेफ्लॉन। एक आता है आपका बेक लाइट, ये दो बहुत पूछे जाते हैं। बेक लाइट ये आपका इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में काम आता है, तो इन दोनों को साथ ही में अलग से लिख लेंगे। टेफ्लॉन किस में काम आता है, नॉन स्टिकी पेन्स बनाने में काम आता है। बेक लाइट किस में काम आता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में काम आता है, ठीक है। इसके बाद वन ऑफ द लास्ट पार्ट है कोल। कोल क्या होता है, जो भी आपका बहुत सालों तक मान लीजिए कभी जैसे कोई कहीं पर वेजिटेशन रहा हो, कहीं पर कोई फसल रही हो, कहीं पर कोई आपका एनिमल्स वगैरह रहे हों, कोई आपकी डाइवर्सिटी रही हो, तो बहुत सालों तक वो रही, फिर वो ख़त्म हो गई, तो उसके ऊपर क्या है, लेयर जमती जाएगी ठीक है, मिट्टी की लेयर जमती जाएगी और वो नीचे डिपॉजिट हो गई, तो नीचे डिपॉजिट होके उसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह होके फॉसिल बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, फॉसिल, जो हमें एनर्जी देगा, और इन्हीं को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल क्या बन जाता है, फॉसिल फ्यूल। इसी से आपका पेट्रोलियम वगैरह निकलता है और इसी से आपका कोल निकलता है। तो कोल इज ऑब्टेन्ड बाय कार्बोनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एंड इज अवेलेबल इन डिफरेंट वेराइटीज। तो कोल की वेराइटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी सबसे टॉप वेराइटी है उसे हम कहते हैं एंथ्रासाइट, ठीक है। सबसे टॉप वेराइटी एंथ्रासाइट, सेकेंड इज ब्यूटिमिनस, थर्ड इज लिग्नाइट, फोर्थ इज पीट, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कोल की ये 4 वेराइटीज विद रैंकिंग याद रहे। सबसे टॉप वेराइटी कौन सी, एंथ्रासाइट। इसमें 90% कार्बन होता है। टॉप कहने का मतलब पॉल्यूशन सबसे कम करेगा। ब्यूटिमिनस में 60 to 80% कार्बन है, ये थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा एंथ्रासाइट से, बट स्टिल ठीक है। लिग्नाइट तो थोड़ा और बेकार हो गई, 70% कार्बन। पीट 60% कार्बन, ठीक है। तो इंडिया में अगर आप बात करें, ब्यूटिमिनस हमें मिल जाता है, लेकिन ब्यूटिमिनस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोल है। तो आप पूछेंगे सर एंथ्रासाइट क्यों नहीं कर रहे हैं, एंथ्रासाइट तो सबसे बढ़िया है। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया है, लेकिन ये एंथ्रासाइट हर जगह मिलता भी तो नहीं है। बहुत ही कम जगह है जहाँ पर आपको एंथ्रासाइट मिलता है। मोस्ट अवेलेबल क्या है, ब्यूटिमिनस, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटिमिनस यूज़ करते हैं। तो जो सबसे टॉप वेराइटी है वैसे एंथ्रासाइट है, बट अगर मोस्ट कॉमन यूज में पूछे तो वो ब्यूटिमिनस है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी है, वो है आपकी ब्यूटिमिनस, ठीक है। अब इसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, ये क्या है, ये वैसे एसआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी और आप आगे एग्जाम्स में याद कर सकते हैं। जैसे कुछ आपके प्रोडक्ट्स हैं और उनके कुछ केमिकल फॉर्मूले हैं और उनका केमिकल नाम, जैसे एलम, एलम का बस याद रख लीजिएगा, एलम बहुत कॉमन सा नाम है, ठीक है। एक दो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बाकी आप बाद में छोड़ भी सकते हैं। एलम कर लिएगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत टफ है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। एल्कोहल, इसका कैसे भूल सकते हैं, C2H5OH, ठीक है, एथाइल एल्कोहल। फिर इसके बाद बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ब्राइन तो वही NaCl याद ही रहेगा आपको, ठीक है। बोरैक्स, बोरैक्स के बाद क्लोरोफॉर्म, जिप्सम, ठीक है। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिर उसके बाद लाफिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वॉशिंग सोडा, ठीक है। सारे नहीं बोल रहा हूँ, जितने मैंने हाईलाइट कर दिए इनको एक बार आप ज़रूर कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब कुछ गैसेस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब ये जो पोर्शन है ये याद करने वाला ज़्यादा है, और याद कैसे करना है, इसको कॉपी में लिख लेना है, एक बार पढ़ लेना है, फिर कॉपी साइड रख देनी, फिर रिकॉल करना है, ठीक है। फिर
दोबारा जो भूल गए हो उस पर आपको नज़र मारनी, क्या मैं भूल गया, ठीक है। 2-3 बार वीक में 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। केमिस्ट्री की यही दिक्कत है। अभी इसके बाद बायो आएगा, उसमें तो थोड़ा और याद करना पड़ेगा, ये दोनों ऐसे ही परेशान करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या 21, सबसे हैवीएस्ट गैस रेडोन, लाइटेस्ट हाइड्रोजन, लाफिंग गैस अभी देखा था नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जो आपकी मेडिकल एजुकेशन में गैस मिक्स की, मेडिकल ऑक्सीजन में जो गैस मिक्स की जाती है हीलियम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जो मेडिकल ऑक्सीजन जो हम लोग देते हैं पेशेंट्स को, उसमें कौन सी गैस मिक्स करते हैं, हीलियम। एसिड रेन कौन सी गैस की वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। एलपीजी में कौन कौन सी होती है, ब्यूटेन भी होती है, प्रोपेन इथेन के भी कुछ अमाउंट हो सकते हैं, बट मेन कौन सी है, ब्यूटेन है। अब आपने देखा होगा जब एलपीजी गैस, एलपीजी जो है, पहली बात तो एलपीजी की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आपने नोटिस किया होगा जो एलपीजी है, जब वो लीक करती है तो उसमें से एक स्मेल निकलती है, वो स्मेल एक्चुअल में होती नहीं है उसमें, ऐसा नहीं ब्यूटेन वगैरह की ऐसी स्मेल हो, वो स्पेशली डाली जाती है ताकि अगर कभी गैस का लीकेज हो रहा है तो आप पता कर पाएँ। तो कौन सी गैस डालते हैं, इथाइल मरकैप्शन, या फिर उसको कह सकते हैं इथेन इथियोल, ठीक है, इथेन इथियोल या फिर इथाइल मरकैप्शन। नेचुरल गैस किसे कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। यहां से एक चीज याद रखिएगा, सीएनजी की फुल फॉर्म, सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यही सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आप डेप्थ में नहीं जाइए, बट जो फैक्ट, ये जो जनरल वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कुछ मेटल्स और उनके ओर्स हैं, ठीक है, मेटल्स एंड देयर ओर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का ओर क्या है, बॉक्साइट। ओर मतलब जो मेटल्स क्या होते हैं, जब भी हम इसकी माइनिंग करते हैं, ठीक है, तो माइनिंग करते हैं, ऐसा नहीं हम गए हमें डायरेक्ट एल्यूमिनियम मिल जाता है, हमें एक पत्थर मिलता है, ठीक है, वो पत्थर क्या कहलाता है, ओर कहलाता है। यानी हमें जो पार्ट माइनिंग के दौरान जो चीज़ हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ओर। फिर उस ओर को हम रिफाइन करते हैं, ठीक है, उस ओर को रिफाइन करते हैं और उसमें से जो मेटल हमें चाहिए होता है वो हम लेते हैं। तो जिस मेटल को निकालना जितना ज़्यादा टफ होगा उतना ही ज़्यादा वो महंगा होगा, लाइक गोल्ड, ठीक है। तो ओर से मेटल तक की जो रिफाइनरी प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं, उसी को, उस स्टडी को कहते हैं या उस वर्क को कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। आपने सुना होगा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, वो क्या होती है, वो यही होती है, ओर से मेटल निकालने की जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी ब्रांच है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी क्या है, ओर से मेटल बनाने की पूरी जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो कहलाती है मेटलर्जी। तो नाम याद रखिएगा, बाकी मेटलर्जी कैसे होती है, नॉट ऑफ आवर कंसर्न, ठीक है। एल्यूमिनियम किस ओर से बनता है, बॉक्साइट से। कोबाल्ट कोबाल्टाइट, कॉपर बोनाइट या चाल्कोसाइट, गोल्ड क्वार्ट, आयरन मैग्नेटाइट से, लेड गैलेना, मरकरी सिनाबार से, सिल्वर अर्जेंटाइट, यूरेनियम यूरेनाइट, जिंक स्फेलेराइट। गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी नहीं करने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। पहले ये 4 कर लें, उसके बाद फिर बाकी के भी निपटा लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों ने इसको मिला के केमिस्ट्री का पोर्शन कर लिया। बाकी जो थोड़ा बहुत फैक्ट्स बचेंगे वो हम लोग आपका क्या कहते हैं क्विजेज में कवर कर लेंगे, या फिर आपके जो टेस्ट वगैरह होंगे उसमें कवर अप हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई फैक्ट मिलता है, इन केस जैसे हो सकता है आप PDF क्या कहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें, तो एक्स्ट्रा फैक्ट कहाँ से लिखना है, ये नहीं कि किसी कोचिंग ने मटेरियल में दिया तो वो मैं लिख लूँ। अगर आपको किसी न्यूज़पेपर में कोई फैक्ट मिलता है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो उसे ज़रूर लिख लें। ऐसा नहीं है कि यही इतना ही लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें वास्ट हैं, बहुत कुछ है, बट जो भी आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट था उसको मैंने कंसाइज करके आप तक डिलीवर कर दिया है। क्योंकि अगर मैं सारा कराने बैठ जाऊँगा तो आपका पूरा एक सब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ केमिस्ट्री का, बट उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपको एक 300 मार्क्स का पेपर देना है, ठीक है, उसमें से मान लीजिए 100 मार्क्स का बस आपका GS होगा, 1/3 पोर्शन, और उस 1/3 पोर्शन का एक सब्जेक्ट है जनरल साइंस, और उस जनरल साइंस का एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो आप खुद सोचिए इसका वेटेज कितना कम है।
तो हमें कितना इसके लिए कंसर्न होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, हमारे क्विज़ेस के क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए और बिंदास से रिवीजन करिए, ठीक है। पहले आप इतना ही कंटेंट अगर कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप और करना चाहते हैं तो पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि जितना यहाँ डिलीवर हो रहा है अगर वो आपका रेडी हो जाए तो आप खुद मेरे से बोलिएगा, मैं इससे ज़्यादा आपको डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पहले आप इतना ही कंटेंट में पक्के हो जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बिल्कुल सब्जेक्ट में डूबना नहीं है, सब्जेक्ट को हमें ऐसे पढ़ना है कि बस हमारा काम निकल जाए। और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट का नाम ही है, तो जनरल नॉलेज रखिए, बाकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं। तो इसके नोट्स बनाइए, रिकॉल करिए, तभी ये चीज़ें दिमाग में जाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आज हम फिजिक्स केमिस्ट्री कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम बायो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।